Dear students, today we are going to start our 7th unit. और 7th यूनिट क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये जो रेडिएशंस या मटेरियल्स, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह का नेचर शो करते हैं। कभी कभी तो उनका नेचर वेव नेचर होता है और कभी कभी पार्टिकल नेचर। कभी कभी का मतलब क्या है कि कुछ समय या कुछ फिनोमिना में या कुछ प्रोसीजर में तो हम उनके नेचर को वेव नेचर मानते हैं और सारा काम करते हैं। और कई बार वही सेम चीज़ पार्टिकल का जो नेचर होता है, जो पार्टिकल्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं तो वो रेडिएशंस या मैटर्स पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सारे फिनोमिना जब होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएम वेव्स जो 5th यूनिट में सीखा है, यहाँ सब में क्या है कि रेडिएशन जो है वो एज ए वेव बिहेव करती है। और कुछ इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है जो कि आप सीखोगे, कॉम्पटाउंड इफ़ेक्ट है। इस तरह के कई इफ़ेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर रेडिएशंस एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। तो रेडिएशंस या मैटर का डबल नेचर होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जहाँ जैसा नेचर लगे उस नेचर के हिसाब से हम लॉ को बनाते हैं। जैसा कोई एक्टिविटी है उसके हिसाब से वो जैसा बिहेव करता है हम वैसा ही उसका लॉ बना के उसको सीखते हैं कि यहाँ पर ये रेडिएशन या मैटर एज ए वेव बिहेव कर रहा है या यहाँ पर ये एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर आर सम इफेक्ट्स लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब में क्या है वेव नेचर है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटाउंड इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये इन सब में ये क्या है, ये एक क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करता है, इसलिए पार्टिकल नेचर है। तो ड्यूल नेचर क्यों बोला गया? बिकॉज इन सम इफेक्ट लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या फिर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैक्सवेल की थ्योरी से आई थी, इन सब में जो रेडिएशंस या मैटर्स है दैट इज़ बिहेव लाइक ए वेव। दूसरा, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या कॉम्पटन इफेक्ट है तो इन सब में ये क्या है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स अप्लीकेबल होती है वहाँ पे, एंड देयर इट इज़ बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल। तो इसलिए इनका ड्यूल नेचर होता है। तो हम स्टडी करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे कौन सी थ्योरी कहाँ पर फेल होती है, कहाँ पर अप्लीकेबल होती है, किस थ्योरी का क्या मायना रखता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब क्या है। तो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि अगर कोई भी मटेरियल है उसमें वो सारे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हैं, बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन निकलते नहीं हैं। जैसे ये कोई भी मटेरियल है, इसमें एटम्स हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये और भी एटम्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि वो फ्रीली इसके अंदर तो घूम सकते हैं, दे कैन मूव फ्रीली, लेकिन जैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन ने बाहर आने की कोशिश की, ये यहाँ पे आया, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से उसको अट्रैक्ट करेगा और दोबारा इसी के अंदर रहेगा। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि वो फ्रीली इसके अंदर तो चल सकते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते।
तो वो दे आर फ्री टू मूव inside the material, but they can't come outside by itself. जब तक हम उनको एक्सटर्नली कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो हमेशा उसके अंदर बाउंड ही रहेंगे। लेकिन उनकी बाउंडेशन कैसी है? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज एक तरीके से इतने भी टाइट नहीं है कि वो बिल्कुल चल ही नहीं सकते, बस क्या है कि वो एस्केप नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो दे आर लूजली बाउंड एंड दीज आर नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको निकलने के लिए किसी भी मेटल के सरफेस से क्या कुछ हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग बाहर से कोई ऐसी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो इसको रोक के रखे हुए जो फोर्स है उसके अगेंस्ट वो एनर्जी जाएगी, और वो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उस रिस्ट्रेनिंग फोर्स के अगेंस्ट उस एनर्जी की वजह से वो उस रिस्ट्रेनिंग फोर्स को तोड़ के बाहर की तरफ आ जाएगा। तो दीज आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर बाउंडेड बाई रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो ये शब्द आपने याद रखना है, दीज आर लूजली बाउंड मतलब वो अंदर तो चल सकते हैं बट दे कांट एस्केप, और जो फोर्स लगता है इनके ऊपर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो अगर हमें इनको बाहर निकालना है तो इस रिस्ट्रेनिंग फोर्स के बराबर लगभग या इससे ज़्यादा या इसके बराबर फोर्स हमें देना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज दे कांट कम आउटसाइड फ्रॉम द मटेरियल सरफेस बाय इटसेल्फ। तो नेक्स्ट एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि आप इसको कितनी कम से कम एनर्जी दो कि जिसके देने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो उसमें से बाहर आ जाएं। तो वर्क फंक्शन क्या बन गया? दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एनी वन इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस सो एज टू ओवरकम द रिस्ट्रेनिंग फोर्स एट द सरफेस। तो जो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगा है इसको ओवरकम करने के लिए जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी नोन एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इसको जर्नली फाई नोट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन फ्री, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बाई एन इलेक्ट्रॉन फॉर या टू एस्केप from the surface of the metal against the restraining force। restraining force कौन है? जो उनको बांध के रखता है एटम के अंदर या मटेरियल के अंदर, निकलने नहीं देता है, उसके अगेंस्ट जो आप फोर्स या एनर्जी दोगे वो उसके अगेंस्ट आके उसको काम करने देगा। तो ये जो वर्क फंक्शन है एक्चुअल में क्या है? ये एक एनर्जी ही है, और इस एनर्जी को, वैसे तो एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, लेकिन इस एनर्जी को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हेयर वी विल यूज ऑलवेज द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसको, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी होती है इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो ये जो वर्क फंक्शन है किसी भी मेटल का वो डिपेंड करता है कि उसका, उस मेटल का टेम्परेचर कितना है, नेचर ऑफ मटेरियल या मेटल क्या है, और उसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन मेनली 3 पैरामीटर्स, टेम्परेचर, नेचर एंड इम्प्योरिटीज इन दी मेटल।
तो वर्क फंक्शन फाई नॉट डिपेंड अपॉन 3 पैरामीटर. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द मेटल या मटेरियल्स. मेटल्स जनरली क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो कंडक्टर होते हैं और उन्हीं में से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो हम निकालेंगे कहाँ से? दूसरी बात क्या है? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि अगर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कोई चुनिंदा है, एक दो हैं, काउंटलेस बिल्कुल, तो उसमें से अगर निकालना पड़े तो उसमें से तो वर्क फंक्शन हमारे को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो इसलिए दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल. एंड थर्ड वन इज द इम्प्योरिटीज, कि उसके अंदर किस तरह की इम्प्योरिटी है, किस तरह का दूसरा मटेरियल्स उसके अंदर ऐड किया गया है. ऐसा होने से भी डिपेंड करेगा कि वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, या ज़्यादा काम करना पड़ेगा या कम काम करना पड़ेगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है, द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन. और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिशंस है ये 4 तरीके का होता है. ये 4 तरीके का इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप किस तरीके से एनर्जी देते हो टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. योर वे ऑफ गिविंग द एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स will define the type of electron emission. Electron emission itself क्या है? This is a phenomena of emitting the free electrons from the surface of metal. अब ये इलेक्ट्रॉन इमिशन भी 4 तरीके का बन गया कि आप किस तरीके से एनर्जी सप्लाई करोगे, वो तरीके के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इमिशन के हमने 4 नाम बना दिए. तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन. तो हम 1 by 1 उसको भी डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन. इसमें फर्स्ट वन जो है थर्मल इमिशन है. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन. तो इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज नोन एज थर्मल इमिशन. थर्मल इमिशन क्या है कि मेटल के सरफेस से जो हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, अगर आप उसको हीट कर दो, गर्म कर दो, अगर हीट करने से अगर आप करके आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो, देन दैट टाइप ऑफ प्रोसीजर इज नोन एज थर्मोआयनिक इमिशन. तो फर्स्ट वन इज थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मो इलेक्ट्रॉन्स या थर्मो आयंस का निकालना. तो फर्स्ट वन इज थर्मोआयनिक इमिशन. तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग द मेटल. अगर हम मेटल को गर्म कर दें और गर्म करके अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, दैट फिनोमिना इज नोन एज थर्मोआयनिक इमिशन. और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस प्रोसीजर को करने से, उनको हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मो आयंस. तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मल इलेक्ट्रॉन्स और थर्माइंस. तो है तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, निकाल भी उन्हीं को रहे हैं. बस क्या हो गया, अगर आपने इस प्रोसीजर से उनको निकाला तो उनको क्या बोल दिया? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियाइंस. किस प्रोसीजर से? जस्ट बाय गिविंग द हीट टू देम. तो दिस इज फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस जस्ट बाय हीटिंग इट. नेक्स्ट जो प्रोसीजर है दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि हम उसके ऊपर कोई मटेरियल जो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, उसके ऊपर हम रेडिएशंस डालते हैं
और वो रेडिएशन क्या होनी चाहिए, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी और फिर हम उनको नहीं निकाल पाएंगे। वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी मैंने जस्ट उसका जिक्र इसलिए किया है कि वो आने वाला है बाद में। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी हम किसी मटेरियल के ऊपर अगर डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एंड दैट फिनोमिना ऑफ इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इस फिनोमिना में हम क्या करते हैं, वी इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल वर्ड अभी मैंने इतना ही लिखा है, सुटेबल एक्चुअल में ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो है तो यहाँ पर भी वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर जो इमिट होंगे उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड मेथड जो है फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन। फील्ड इमिशन या कोल्ड कैथोड इमिशन का मतलब क्या है कि आप अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मेटल को हम रख देंगे तो उसके अंदर के जो मेटल्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेगा उनको और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो उस मेटल को छोड़ के उस इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे जिधर पॉजिटिव होगा। तो मेटल को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स का जाना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है, मतलब वो इमिशन है। तो ये एक कोल्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई गर्म नहीं करते कुछ भी, जस्ट हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम है कोल्ड कैथोड इमिशन और फील्ड इमिशन। कोल्ड कैथोड इमिशन और फील्ड इमिशन। तो इस फिनोमेना में क्या करते हैं, वी अप्लाई ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने से अट्रैक्शन और रिपल्सन के जब फोर्स लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकल के चला जाएगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू वैसे एग्जैक्ट तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है 10⁸ वोल्ट पर मीटर के आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है हमें, तब जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर लास्ट जो है टाइप ऑफ इमिशन दैट इज नोन एज सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में क्या है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से दूसरे इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, इसलिए इसका ऐसा नाम है सेकेंडरी इमिशन। फोर्थ वन इज सेकेंडरी इमिशन। यहां पर हम क्या करते हैं, किसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करवाते हैं और उसकी एनर्जी को लेकर उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को हम इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज मेटल सरफेस, जिस इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन।
ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी का होता है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट द एनर्जी फ्रॉम दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एंड दे विल इमिट। तो ये जो इसके अंदर से इमिट होंगे इनको फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स या सेकेंडरी इमिशन। दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन विच वाज हाईली एनर्जेटिक एंड स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एंड दे गॉट इमिटेड, दैट इज नोन एज सेकेंडरी इमिशन। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इस वीडियो एक्चुअल में क्या है 7th यूनिट में आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, मैं तो इनको जल्दी जल्दी से आपको करवाता चला जाऊंगा, तो आपका रिटन वर्क ज़्यादा रहेगा, इसलिए मेरे को ये वीडियो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा हर बार। तो थैंक यू।